हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग विषय भूगोल कक्षा 10 खंड क इकाई 1 आज का हेडिंग हम लोग कर रहे हैं भूमि उपयोग का बदलता स्वरूप। आज हम लोग इस हेडिंग में देखेंगे कि भूमि के विभिन्न उपयोग किस किस तरह के हैं और सिर्फ क्या कृषि हो रही है या इसके अलावा भी कोई दूसरे अलग अलग तरह के उपयोग हैं भूमि के। उसी हेडिंग को हम लोग देखेंगे। भूमि उपयोग मानव विविध उद्देश्यों को ध्यान में रखकर भूमि संसाधन का उपयोग करता है। ये उपयोग निम्न वर्ग में रखे जाते हैं। पहला, वन विस्तार। तो भूमि पर वन विस्तार है, यह भूमि का पहला उपयोग है। दूसरा, कृषि अयोग्य बंजर भूमि। कुछ ऐसी भी भूमि है जो कृषि के योग्य नहीं है और वह बंजर भूमि है, तो उसे हम कृषि अयोग्य बंजर भूमि कहेंगे। बंजर भूमि का मतलब कि वह अब उपजाऊ नहीं रही और उस पर हम खेती या किसी तरह से कुछ और भी जंगल या वन का विस्तार करना चाहे तो नहीं हो पाएगा। तीसरा, गैर कृषि कार्य में संलग्न भूमि, जैसे इमारत, सड़क, उद्योग इत्यादि। तो ये सभी कार्य जो हैं ये गैर कृषि कार्य हैं और गैर कृषि कार्य में इमारत बनती है, सड़क बनते हैं, पुल पुलिया बनते हैं, उद्योग धंधों का विस्तार होता है, मार्केट होता है। तो ये सब कुछ गैर कृषि कार्य में संलग्न भूमि का हो गया उपयोग। चौथा, अस्थाई चारागाह एवं गोचर भूमि। कुछ ऐसी भी भूमि होती है जिसमें जानवरों के लिए, गोचर के लिए या फिर चरने के लिए ज़मीन होती है, जिसमें घास या छोटे बड़े जंगल झाड़ी होते हैं और उनका इस्तेमाल जानवरों को चराने के लिए किया जाता है। पांचवा, बाग बगीचे एवं उपवन में संलग्न भूमि। कुछ ऐसी भूमि भी होती है जिसमें बाग बगीचे लगाए जाते हैं, जैसे अमरूद का, जैसे आम का, जैसे लीची का, वैसे ही ये सब, या फिर मसालों का या फिर चाय का। तो ये सब अलग अलग तरह के बाग बगीचे हैं जिसमें कि हम वेजिटेबल्स को डाल सकते हैं, सब्जी को, फल को, फूल को। ये सब उसी में संलग्न भूमि कहलाएंगे। कृषि योग्य बंजर भूमि, जिसका उपयोग 5 वर्ष से न हुआ है। तो ऐसी भी ज़मीन होती है जो 5 वर्ष या उससे ज़्यादा समय हो चुका है और उस पर कृषि नहीं हुई है, उसको थोड़ा सा इस्तेमाल करना होगा, उसमें थोड़ा सा रसायन, थोड़ा सा खाद वगैरह डालने पे वह भूमि फिर से योग्य भूमि हो जाएगी कृषि के। लेकिन फिलहाल उस भूमि को हम कृषि योग्य बंजर भूमि कहेंगे, क्योंकि पिछले 5 वर्षों से उस पर किसी तरह की कोई कृषि नहीं हुई है। नेक्स्ट, वर्तमान परती भूमि। ऐसी भूमि जो उपजाऊ तो है लेकिन वह अभी खाली छोड़ी हुई है और उसका किसी तरह से कोई उपज नहीं किया जा रहा है, तो उसे हम वर्तमान परती भूमि कहते हैं। वर्तमान परती के अतिरिक्त वह वे परती भूमि जहां 5 वर्षों से खेती ना हुई है। तो ऐसी भूमि जहां 5 वर्षों से खेती नहीं हुई है और परती यानी खाली छोड़ा हुआ है, ऐसी भूमि को हम वर्तमान परती के अतिरिक्त भूमि बोलते हैं। नेक्स्ट, शुद्ध बोई गई भूमि। ऐसी भूमि जिसमें गहन कृषि होती है, एक के बाद एक कई फसल उगाए जाते हैं, जैसे खरीफ मौसम में, जैसे रबी मौसम में, जैसे जायद मौसम में। ये एक के बाद एक जब हम एक ही भूमि का कई बार इस्तेमाल करते हैं तो उसे शुद्ध बोई गई भूमि कहते हैं। आइए हम लोग नेक्स्ट हेडिंग देखें। भारत में भू उपयोग का स्वरूप। भूमि उपयोग को 2 प्रमुख कारक निर्धारित करते हैं। पहला भौतिक कारक और दूसरा मानवीय कारक। भौतिक कारक के अंतर्गत भू आकृति, जलवायु, मृदा को सम्मिलित किया जाता है, जबकि मानवीय कारकों के अंतर्गत जनसंख्या, घनत्व, प्रौद्योगिकी क्षमता, संस्कृति, परंपरा इत्यादि को शामिल किया जाता है। इस हेडिंग में बोला गया कि भूमि उपयोग का 2 कारक होता है, एक भौतिक और दूसरा मानवीय। भौतिक का मतलब हो गया जिसको कि प्रकृति डिसाइड कर रही है, जैसे जमीन की आकृति कैसी है, जलवायु कैसा है। जलवायु का अर्थ हो गया कि ठंडा है, गर्मी है, बरसात है, मिट्टी है, मिट्टी का प्रकार है, मिट्टी का उपजाऊपन है। ये सब भौतिक कारक कहे जाते हैं। जबकि मानवीय कारकों में हम उन सभी कारकों को रखेंगे जो मानव निर्मित हैं या मानव के कारण हैं,
जैसे जनसंख्या का घनत्व कहीं ज़्यादा कहीं कम होता है, जैसे टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कहीं ज़्यादा कहीं कम होता है, किसी जगह सांस्कृतिक रूप से या परंपराएं होती हैं और ये संस्कृति और परंपरा के वजह से भी भूमि का उपयोग बदल जाता है। इसीलिए यहाँ बोला गया कि भूमि उपयोग के दो प्रमुख कारक होते हैं। भारत के कुल भौगोलिक क्षेत्र का 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र के मात्र 93% भाग का ही भू उपयोग आंकड़ा उपलब्ध है। जम्मू कश्मीर में पाक अधिकृत तथा चीन अधिकृत भूमि का उपयोग सर्वेक्षण नहीं हो पाया है। यहाँ बोला गया कि भारत का भौगोलिक क्षेत्रफल 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर है। इसको 8 नहीं, इसको जब हम बोलेंगे तो इसको 32,80,000 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल बोलेंगे और इसका सिर्फ 93% भाग ही भूमि उपयोग का आंकड़ा अभी उपलब्ध है, क्योंकि बाकी ज़मीन या तो पाकिस्तान के कब्जे में है या फिर चीन के कब्जे में है और जिसका सर्वेक्षण नहीं किया जा सका है। भारत के भूमि उपयोग को चित्र 1.8 में देखा जा सकता है। यह चित्र 1.8 है, भूमि का उपयोग। इस चित्र में वर्ष 1960-61 में और वर्ष 2002-2003 का भूमि उपयोग दिखाया गया है और इसमें अलग अलग तरीके से भूमि उपयोग का परसेंटेज बताया गया है। भारत पशुधन के मामले में विश्व में अग्रणी देशों में शामिल किया जाता है, किंतु अस्थायी चारागाह के लिए बहुत कम भूमि उपलब्ध है जो पशुधन के लिए पर्याप्त नहीं है। यहाँ यह बताया गया कि भारत में पशुधन बहुत है, यानी यहाँ के किसान दूध उत्पादन के लिए पशुओं को पालते पोसते हैं, जिसमें कि गाय, भैंस, बकरी, या पर्वतीय क्षेत्र है तो वहाँ पर याक, इन सभी चीज़ों का, या फिर रेगिस्तानी क्षेत्र है तो वहाँ पे ऊँट, और इस तरह से अलग अलग तरह के बहुत तरह के पशुओं को लोग पालन पोषण करते हैं और इस तरह से पशुधन के मामले में भारत विश्व में अग्रणी देशों में शामिल है। लेकिन यहाँ पे अस्थायी चारागाह नहीं है, जानवरों को चराने के लिए ज़मीन उपलब्ध बहुत कम है, उसी के बारे में यहाँ बताया गया। अतः पशुधन पर इसका प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। वर्तमान में परती के अतिरिक्त अन्य परती भूमि अनुपजाऊ है। ऐसी भूमि में 2-3 वर्ष से अधिक 2 बार बोया जा सकता है। अगर ऐसी भूमि को भी शुद्ध बोया गया क्षेत्र में शामिल कर लिया जाए तब भी वर्तमान उपलब्ध क्षेत्रफल का मात्र 54% भूमि ही कृषि योग्य है। तो यहाँ यह समझाया गया कि वर्तमान में भारत में जो कृषि के लिए उपयोग में ज़मीन इस्तेमाल किया जा रहा है वह काफ़ी कम है और इसमें परती भूमि भी है जिसको कि अनुपजाऊ बोला गया है। और यदि इस परती भूमि को हम किसी तरह से उपजाऊ बना भी लेते हैं तो 2 या 3 वर्ष में अधिक से अधिक हम 2 या 3 बार ही फसल इसमें बो सकते हैं और उसका फसल प्राप्त कर सकते हैं। और उसको जोड़ने के बावजूद यह 54% से ज़्यादा भूमि उपलब्ध नहीं हो पाएगी। इसका मतलब कि बाकी का 46% भूमि कृषि योग्य नहीं है। शुद्ध बोए गए क्षेत्र के विस्तार में भी सभी राज्यों में पर्याप्त विविधता है। पंजाब एवं हरियाणा में कुल भूमि का 80% भाग पर खेती होती है, जबकि अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, अंडमान निकोबार द्वीप समूह में 10% से भी कम खेती होती है। इस पैराग्राफ में यह समझाया गया कि भारत के कुछ क्षेत्र जैसे पंजाब, हरियाणा, इसके कुल भूमि के 80% भाग पर खेती होती है, इसलिए यहाँ उपजाऊ भी ज़मीन भी उपजाऊ है और यहाँ पर कृषि उपज भी बहुत ज़्यादा होता है। और इन्हीं दोनों राज्यों की वजह से भारत में ग्रीन रेवोल्यूशन भी आया, हरित क्रांति उसको बोलते हैं। जबकि भारत के कुछ ऐसे भी राज्य हैं जैसे अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, अंडमान निकोबार ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ 10% से भी कम जमीन पर भूमि पर खेती की जाती है, तो यहाँ उपज भी कम है। किसी भी देश में पर्यावरण संतुलित रखने के लिए उसके क्षेत्र के 33% भूभाग पर वन विस्तार वांछित है। इस निर्धारित सीमा को हासिल करने के लिए राष्ट्रीय वन नीति 1952 भी बनाया गया, पर आज भी मात्र 20% भूभाग पर वन का विस्तार किया जा सका है, जो पर्यावरणीय विनाश की ओर संकेत कर रहा है। वन पर्यावरण संतुलन के साथ साथ लोगों की आजीविका का स्रोत भी है। इस पैराग्राफ में यहाँ यह समझाया गया कि किसी भी देश में पर्यावरण संतुलन के लिए उसके
1/3 भाग यानी 33% भाग में जमीन पर जंगल होना चाहिए, वन होना चाहिए। और यदि वन है तो उस देश में हमेशा पर्यावरण संतुलन बना रहेगा। लेकिन 1952 का एक राष्ट्रीय वन नीति भी बना और उसके जरिए यह लगातार प्रयास किया गया कि भारत में वन प्रतिशत बढ़े। फिर भी यह आज तक 20% के आसपास ही है और हम अब भी जो ज़रूरत है पर्यावरण संतुलन के लिए उससे 13% लगभग कम है। बंजर भूमि एवं गैर कृषि प्रयोजन कार्य में संलग्न भूमि लगातार समस्या को बढ़ाने में मदद कर रहे हैं। पथरीली चट्टानें, शुष्क मरुस्थलीय भूमि बंजर है तो इस भूमि पर संस्कृति का गैर नियोजित विकास भूमि संरक्षण एवं प्रबंधन के मानकों की अवहेलना कर रहा है। मानव अधिवास का निर्माण, संचार साधन, रेल सड़क का विकास, उद्योग धंधे की स्थापना, उत्सर्जित पदार्थों का निपटान, भू संसाधन के निम्नीकरण में अप्रत्याशित सहयोग कर रहा है और इन कारणों से समाज एवं पर्यावरण दोनों पर आपदा की काली छाया पड़ने लगी है। यहाँ कुछ और कारण बताए गए हैं जिसकी वजह से गैर कृषि वाली भूमि बढ़ती जा रही है और कृषि वाली भूमि घट रही है। जैसे यहाँ बताया गया कि कुछ भारत के कुछ क्षेत्र में चट्टानें हैं, या भारत का कुछ क्षेत्र सूखा है, या भारत का कुछ क्षेत्र मरुस्थलीय है जहाँ पर खेती नहीं हो सकती, जहाँ कृषि संबंधी कार्य नहीं हो सकते हैं। उसके अलावा बोला गया कि कुछ ऐसी भी सांस्कृतिक या परंपरागत चीज़ें हैं जिसकी वजह से कृषि नहीं हो पाता है। कुछ ऐसे भी क्षेत्र हैं जहाँ पर मानव के रहने के लिए निर्माण किया जा रहा है। शहर में ऐसा हम क्षेत्र देख सकते हैं जहाँ पर चारों तरफ सिर्फ मकान ही मकान बने होते हैं, बड़ी बड़ी ऊंची बिल्डिंगें होती हैं और संचार साधन भी हैं जहाँ जैसे रेल है, जैसे पुल है, वैसे ही छोटे बड़े बांध हैं। तो ये सब भी विकास हो रहा है और यह सब भूमि पर हो रहा है और इसकी वजह से लगातार कृषि भूमि घट रही है। उसके अलावा बोला गया उद्योग धंधों की स्थापना हो रही है और इन सभी की वजह से किसी न किसी रूप में कूड़ा कचरा बाहर निकल रहा है और हमारा भूमि प्रदूषित हो रहा है। और इस भूमि प्रदूषण की वजह से भूमि का उर्वरक क्षमता घट रहा है, भूमि अम्लीय हो रही है, भूमि क्षारीय हो रही है और इसकी वजह से इसका सीधा असर भूमि के उपज पर पड़ रहा है। तो यहाँ वही बात समझाया गया कि कई कारण हैं, ये समाज के कारण या फिर पर्यावरणीय कारण, भौतिक कारण या फिर मानवीय कारण, इन सभी की वजह से भूमि लगातार कृषि भूमि घट रही है और इसका असर कृषि उपज पर पड़ रहा है। भू क्षरण एवं भू संरक्षण, इस हेडिंग को हम लोग देखते हैं। मृदा को अपने स्थान से विभिन्न क्रियाओं द्वारा स्थानांतरित होना भू क्षरण कहलाता है। यह विविध प्राकृतिक कारकों जैसे गतिशील जल, पवन, हिमानी, सामुद्रिक लहरों द्वारा एक प्रकार की मृदा चोरी है। गुरुत्व बल के प्रभाव से भी पहाड़ी ढलानों पर मृदा नीचे की ओर स्खलित होती है। पर्यावरणीय समस्याओं से जलवायु परिवर्तन, भूतापन जैसी भयावह स्थितियां पैदा हुई हैं जिसकी वजह से अनावृष्टि या अतिवृष्टि होती है। अब तक के इन लाइनों में यह समझाया गया कि मिट्टी जब अपने स्थान से प्राकृतिक या मानवीय अलग अलग कई कारणों से अपना स्थान बदलती है और एक जगह से दूसरे जगह वह स्थानांतरित होती है तो इसे हम भू क्षरण बोलते हैं। और भू क्षरण के लिए कई कारण हैं, जैसे कुछ प्राकृतिक कारण बताया गया। जल की वजह से जल अपने साथ मिट्टी बहा ले जाती है पर्वतीय क्षेत्रों में। पवन यानी जब तेज आंधी तूफान आता है, लू आता है तो उसमें भी खूब मिट्टी उड़ती है और इससे भी मिट्टी एक जगह से दूसरी जगह स्थानांतरित हो रही है। पहाड़ी क्षेत्रों में बर्फीले हिमानियों से यह मिट्टी बहकर ऊपरी क्षेत्रों से नीचे के क्षेत्रों में आती है। समुद्री लहरों द्वारा भी मिट्टी समुद्र के किनारे का बहकर या तो समुद्र में चला जाता है या फिर और आगे की तरफ बढ़ जाता है। तो मिट्टी का एक जगह से दूसरी जगह स्थानांतरित होना प्रकृति की वजह से या विविध क्रियाओं की वजह से भू क्षरण कहलाता है। इसी के बारे में बोला गया यहाँ पर। पर्यावरण की कुछ समस्याएं भी हैं जैसे जलवायु परिवर्तन,
ठंडा, गर्मी, बरसात, ये सब की बात हो रही है, या भूतापन यानी ज़मीन की गर्मी बढ़ रही है और इसकी वजह से टेम्परेचर भी बढ़ रहा है। तो ये सब भी कुछ कारण हैं जिसकी वजह से अनावृष्टि या अतिवृष्टि होती है। यहाँ पर यह समझाया गया कि या तो प्रकृति पर्यावरण बैलेंस में रहे, संतुलन बना रहे, तो ना अतिवृष्टि होगी ना अनावृष्टि होगी। अनावृष्टि का मतलब वर्षा का कम होना, अतिवृष्टि का मतलब वर्षा का ज़्यादा होना। कम होगी तो गर्मी होगा और गर्मी की वजह से फसल का उत्पादन भी कम होगा और भूमि पर हरियाली भी कम होगी। और अतिवृष्टि का मतलब वर्षा का ज़्यादा होना, वर्षा का ज़्यादा होने की वजह से बाढ़ आएगा और बाढ़ की वजह से फसल बर्बाद होंगे। तो यह दोनों स्थिति, अनावृष्टि और अतिवृष्टि, दोनों ही स्थिति में नुकसान होता है। अनावृष्टि से मृदा की नमी और सांस्तरिक संगठन का लोप हो जाता है। धीरे धीरे मिट्टी शुष्क होकर यानी सूख कर प्रकृति के अपरदनकारी दूतों द्वारा भूक्षरित कर लिए जाते हैं। अपरदनकारी दूत का मतलब हो गया या तो यह हवा हो सकती है, या जल हो सकती है, हिमानी हो सकती है, समुद्री लहरों हो सकती है। इनकी वजह से क्या हो रहा है कि यह सूखी मिट्टी हवा में, पानी में उड़ने या बहने लगती है और इससे अपरदन होने लगता है, यानी कि कटाव होना शुरू हो जाता है। तीव्र वर्षा से भी मृदा का कटाव होकर अवनालिका के माध्यम से किसी खंड या घाटी में जमा कर दिए जाते हैं। तो जब यह मिट्टी बहेगी तो आगे जाकर किसी गड्ढे में जमा होगी। भारत में इस प्रकार से लगभग 13 करोड़ हेक्टेयर भूमि का नुकसान हुआ है और ये निम्नलिखित हो गए हैं। तो यहाँ यह समझाया गया कि भूक्षरण की वजह से, मिट्टी का विविध क्रियाओं के द्वारा स्थानांतरित होने की वजह से भारत का 13 करोड़ हेक्टेयर जमीन का नुकसान हुआ है। यदि यह नुकसान नहीं हुआ रहता तो वह कृषि योग्य होता, फसल का उत्पादन भी ज़्यादा होता और भारत की सारी कृषि संबंधी ज़रूरतें भी पूरी होती और यह इतना अत्यधिक उत्पादन होता कि यह हम विदेशों को निर्यात भी कर सकते थे। इस निम्नलिखित भूमि का 28% क्षेत्र वन के अंतर्गत है और 56% क्षेत्र जल अंतर्गत है। यहाँ जो बताया गया कि 13 करोड़ हेक्टेयर भूमि का जो नुकसान हुआ है, इस 13 करोड़ हेक्टेयर का 28% वन के अंतर्गत आता है, जंगल, और इस 13 करोड़ हेक्टेयर के 56% हिस्सा जल के अंतर्गत आता है। शेष क्षेत्र या तो लवणीय और क्षारीय स्थिति में है या मानव क्रियाकलाप से निम्नीकृत हो गए हैं। वनोन्मूलन, अति पशुचारण, खनन, रसायनों या अत्यधिक उपयोग जैसी मानवीय अनुक्रियाओं भूमि निम्नीकरण के महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। और यहाँ यह भी समझाया गया कि कई मानवीय कारण हैं जिसकी वजह से भूमि का नुकसान हो रहा है, भूक्षरण हो रहा है। यह वन काटने की वजह से हो सकता है। वनोन्मूलन का अर्थ हो गया वन काटना, हरियाली गायब हो रही है। अति पशुचारण, ज़्यादा से ज़्यादा पशुचारण होने की वजह से ज़मीन का घास या छोटे छोटे पौधे ख़त्म हो रहे हैं, क्योंकि जो भी पशु जब चरते हैं तो उन छोटे पौधों को जड़ से उखाड़ लेते हैं। खनन, जैसे कोयला, लोहा, इनके वजह से निकालने की वजह से यह भूमि बेकार हो जाती है, ना इसके ऊपर किसी तरह का कोई उपज हो सकता है और यह खनन के वजह से भी भूमि का क्षरण हो रहा है। रसायनों का अत्यधिक उपयोग, जैसे हमारे देश में कृषि से उपज बढ़ाने के लिए भूमि तो बढ़ नहीं पा रही है और उसी भूमि पर ज़्यादा से ज़्यादा उपज बढ़ाने के लिए किसान रसायन या अन्य उर्वरक खाद का इस्तेमाल ज़्यादा से ज़्यादा कर रहे हैं और इसकी वजह से क्या हो रहा है कि भूमि का जो उपजाऊपन है वो कम हो रहा है और भूमि तेज़ी से बंजर होने की तरफ बढ़ रही है। तो ये सब कुछ मानवीय कारण है जिसकी वजह से भूमि का क्षरण हो रहा है। खनन के उपरांत उस स्थान को खाइयों और मलबों के साथ खुला छोड़ दिया जाता है। इस कारण झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश जैसे राज्य में भूमि निम्नीकरण हुआ है। उड़ीसा वनोन्मूलन के कारण भूमि निम्नीकरण का शिकार हुआ है। इसी प्रकार गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र जैसे राज्यों में अति पशुचारण ने भूमि के स्तर को कुप्रभावित किया है। पंजाब, हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में अधिक सिंचाई ने भूमि का निम्नीकरण हुआ है
और ये सब अलग अलग कारण हैं, जिसमें अलग अलग राज्यों में अलग अलग कारण बताए गए हैं। सिंचन से जलाक्रांतता की समस्या पैदा होती है, जिससे मृदा में लवणीय और क्षारीय गुण बढ़ जाते हैं, जो भूमि के निम्नीकरण के लिए उत्तरदायी होते हैं। कह रहा है कि जब वाटर लॉगिंग होता है, जब भूमि पर ज़मीन पर पानी जमा हो जाता है, तो उसकी वजह से दो समस्याएं होती हैं। या तो वहाँ पर नमक की मात्रा बढ़ जाती है, या फिर वहाँ पर क्षारीय गुण बढ़ जाता है, और इन दोनों की वजह से भूमि का निम्नीकरण हो जाता है। खनिज आधारित उद्योग जैसे सीमेंट, मृदा बर्तन, मूर्ति निर्माण में चूना पत्थर, खड़िया, सेल खड़ी के पीसने से वायुमंडल में धूल विसर्जित होता है, जो धीरे धीरे भूमि पर परत के रूप में जमा हो जाता है, और यह मृदा के जल अवशोषण की क्षमता को कुप्रभावित करता है। यहाँ यह समझाया गया कि अलग अलग कई उद्योग हैं, जैसे सीमेंट या मिट्टी का बर्तन बनाने वाला क्षेत्र उद्योग, या मिट्टी से अलग अलग तरह के मूर्ति निर्माण करने वाला क्षेत्र, या फिर चूना पत्थर, खड़िया, सेल खड़ी, ये सब चीज़ें अलग अलग कारण हैं। और इनकी वजह से जब ये काम होता है, उद्योग धंधे इससे चलते हैं, तो हवा में धूल कण की मात्रा बढ़ जाती है, और जब यह मिट्टी पर पड़ता है तो यह चिकनाहट इतनी ज़्यादा होती है कि यह पानी को, जल को नीचे भूमि अवशोषित नहीं कर पाती है, और यह अवशोषण नहीं होने की वजह से भूमि का जो उपजाऊपन है वह कम होने लगता है और भूमि निम्नीकृत हो जाती है। और यही बात यहाँ समझाया गया। यह अकाट्य सत्य है कि मानव के 95% से भी अधिक आवश्यकताओं की पूर्ति भूमि द्वारा होती है। जीवन की उत्पत्ति एवं विकास के लिए अनुकूल परिस्थितियां मृदा में सुलभ होती हैं। यही हमारे पूर्वजों ने भी इस भूमि का उपयोग इस संदर्भ में किया, और उनकी संतति के रूप में वर्तमान पीढ़ी भी लाभान्वित हो रही है। इतना ही नहीं, भावी पीढ़ी के लिए भी यह आधार स्तंभ बनी रहेगी। भोजन, वस्त्र, आवास जैसी अनिवार्य आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए मानव ने जो भी अपनी लिप्सा बढ़ाई, उससे भूमि का निम्नीकरण होता रहा। इसके साथ ही इसे बढ़ावा देने के वाले प्राकृतिक तत्वों को बढ़ावा मिल रहा है। तो यहाँ यह बताया गया कि मनुष्य के 95% से भी ज़्यादा ज़रूरतें इस भूमि से पूरी होती हैं। जैसे हम लोग बात कर लें कि हमारे खाने पीने की जो ज़रूरत है, तो वह सभी ज़रूरतें भूमि की वजह से पूरी होती हैं, क्योंकि हम जो भी अनाज, फल, फूल, सब्जी का उपभोग करते हैं, वो सब कुछ भूमि से उपज होता है। हम जो कपड़े पहनते हैं, कॉटन, यानी कि कॉटन की बात हो या सिल्क की बात हो या फिर ऊन की बात हो, तो वो भेड़ बकरी भी इस ज़मीन पर हैं, वो पेड़ भी इस ज़मीन पर हैं। या फिर कॉटन यानी कि रुई की बात कर लें, तो वह कॉटन का प्लांट भी, रुई का पेड़ भी, कपास का पेड़ भी ज़मीन पर है। तो हमारे कपड़े की ज़रूरत भी पूरी तरह से भूमि पर आधारित है। हम पढ़ने लिखने के लिए विद्यालय की बात कर लें, तो वह भी इस भूमि पर है। हम चिकित्सा की बात कर लें, हॉस्पिटल, डॉक्टर, ये सब लोग ज़मीन पे हैं। तो कहने का अर्थ ये है कि हम रहने के लिए भी मकान की बात कर लें, तो भी यह भूमि आधारित है। हमारी 95% से भी अधिक आवश्यकताएं इस भूमि की वजह से पूरी हो रही हैं, और हमें इस भूमि का बचाव करना चाहिए, इसे हमें संरक्षण करना चाहिए, न कि इसका दुरुपयोग करना चाहिए। तो दुरुपयोग करने से जो प्राकृतिक ताकतें हैं, जैसे अभी हम लोगों ने बात किया कि यह प्राकृतिक ताकत क्या हो सकती है, तो यह भूतापन बढ़ना या जलवायु में परिवर्तन होना, समुद्र की लहर उठना, या फिर हिमानी, पवन, जल, जो भी है, आंधी, तूफान, बाढ़, भूकंप, ये सब ताकत बढ़ जाती है। और इसकी वजह से भी क्या होता है कि पर्यावरण का संतुलन बिगड़ जाता है, और उसका सीधा असर भूमि के नुकसान निम्नीकरण पर होता है। अतः भूमि निम्नीकरण आधुनिक मानव सभ्यता के लिए एक विकट समस्या है। इसका संरक्षण हमारे लिए चुनौती है, किंतु सृष्टि को अक्षुण्ण रखना है तो चुनौती स्वीकार करते हुए संरक्षण पर ध्यान देना आवश्यक है। संरक्षण के विविध तरीके हो सकते हैं, जो मानवीय क्रियाकलाप द्वारा अनुप्रयोग में लाए जा सकते हैं। फसल चक्रण द्वारा मृदा के पोषणीय स्तर को बरकरार रखा जा सकता है। गेहूं, कपास, मक्का, आलू आदि के
लगातार उगाने से समस्याएं उत्पन्न होती हैं। इसे तिलहन दलहन पौधों की खेती के द्वारा पुनः प्राप्त किया जा सकता है। इससे नाइट्रोजन का स्थिरीकरण होता है। पहाड़ी क्षेत्रों में समोच्च जुताई द्वारा मृदा अपरदन को रोका जा सकता है। मृदा की सतत गुणवत्ता बनी रहे, इसके लिए वर्षा जल का संचयन, भूपृष्ठीय जल का संरक्षण, भूमिगत जल की पुनर्पूर्ति का प्रबंधन आवश्यक है। आधुनिक सिंचाई पद्धतियों को अपनाकर मृदा एवं जल दोनों को संरक्षित किया जा सकता है। पवन अपर्दन वाले क्षेत्रों में पट्टिका कृषि यानी स्ट्राइप फार्मिंग श्रेयस्कर है, जो फसलों के बीच घास की पट्टियां विकसित करने पर आधारित है। रसायन का उचित उपयोग कर मृदा का संरक्षण किया जा सकता है। रसायन के सतत उपयोग से मृदा के पोषक तत्वों में कमी होने लगती है। ये पोषक तत्व जल, वायु, केंचुआ या अन्य सूक्ष्म जीव हो सकते हैं। एडिन नाम का एक रसायन मेढक के प्रजनन पर रोक लगा देता है, फलतः कीटों की संख्या में बढ़ा देता है। यहाँ यह बताया गया अलग अलग तरीके से हम कई तरीके अपना सकते हैं और फसल ग्रो जो करते हैं, फसल उपज करते हैं, उसके उपज के बीच बीच में यदि हम दलहनी फसल लगाते हैं तो उससे नाइट्रोजन का स्थिरीकरण होगा और भूमि नाइट्रोजन युक्त हो जाएगी, जिससे अगले फसल को उपजाने में मदद मिलेगी और उसका उपज भी बढ़ेगा। पहाड़ी क्षेत्रों में कंटूर प्लगिंग होता है। वैसी एक और स्ट्राइप फार्मिंग है, यानी दो खेतों के बीच में घास का पट्टिका बनाया जाता है, जिससे कि पवन अपर्दन नहीं हो सके, मिट्टी का अपर्दन नहीं हो सके। वही बात यहाँ समझाया गया कि अलग अलग तरीके से यदि मेढक की प्रजनन क्षमता रुक जाएगी, मेढकों की संख्या कम हो जाएगी, तो कीटों की संख्या बढ़ जाएगी और कीटों की संख्या बढ़ जाएगी तो इसका असर फसल का नुकसान है। अतः रसायनों की जगह प्राकृतिक खाद का उपयोग करना चाहिए। रासायनिक उर्वरक की जगह जैविक खाद का उपयोग होना चाहिए। इस तरह से अलग अलग कई कारण हैं। रासायनिक को हटाकर हमें जैविक खाद इस्तेमाल करना चाहिए और मेढकों की संख्या बढ़ने से कीटों की संख्या घटेगी, यह भी हमें करना चाहिए। संभव हो तो जैव कीटनाशी का प्रयोग किया जाए, जिससे फसल की सुरक्षा के साथ संख्या सीमित हो जाए। वृक्षारोपण मृदा संरक्षण की सबसे बड़ी शर्त है, जिससे मृदा संरक्षण को बाधा पहुंचती है और इससे पत्तियों के प्राप्त ह्यूमस मृदा की गुणवत्ता में बढ़ाने में सहायक होती है। उपरोक्त प्रक्रम या उपक्रम द्वारा मृदा संरक्षण का कार्य किया जा सकता है। तो ये कई अलग अलग कारण हैं जिसकी वजह से हम मृदा संरक्षण कर सकते हैं और मृदा संरक्षण करने से भूमि का उपज बढ़ेगा, कृषि भूमि का प्रतिशत बढ़ेगा और कृषि उपज भी बढ़ेगी। और यह हम मानव को करना चाहिए, क्योंकि यदि हमारा पर्यावरण संतुलित रहेगा तो हम संतुलित पर्यावरण में अपने लिए, भविष्य के अगली पीढ़ियों के लिए बहुत कुछ कर सकेंगे। आपको मेरा आज का पढ़ाया हुआ कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा। यदि अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए, अपने फ्रेंड्स को इस चैनल के बारे में बताइए। थैंक यू।